नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले आपको पता ही है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना करके रख दिए, आप जाकर के उनको देख लो। देखना ही पड़ेगा अगर पार्ट 3 समझने आना है तो, है ना, वरना ये दिक्कत दे जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पर यहीं से बात करूंगा, पिछला कुछ भी लूंगा नहीं, तो वो आप वहां पर देख लीजिए। वो बेसिक है, वो बेसिक को देखते देखते जब तक आओगे तो आपको ये अपने आप में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम पार्ट 3 में स्टार्ट करने वाले हैं। आज मस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया था, बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको कि भाई इस तरह की पिक्चर दिखती है। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट फॉर्म, ये डायरेक्ट फॉर्म है और आपको बनाना होता है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर है गाइस? है ना, आपको इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना होता है। मैंने बहुत कुछ बताया आपको कि जैसे कि ये जो है अपना पोर्शन, ये डायरेक्ट में ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप इसे इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तब आप इसे क्या बना देते हैं, वहां पर आप इसे दैट बना देते हैं। क्लियर हो गई बात? और ऐसी बहुत सारी बातें की थी अपन ने कि टेंस कहाँ पर देखते हैं, पर्सन यहाँ पर देखते हैं, पर्सन कैसे चेंज होते हैं, पूरा प्रोनाउन टेबल, ऐसा अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा डिस्कस अच्छे से करके रखा हुआ है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो आज अपन बात करते हैं मस्ट के ऊपर कि मस्ट आखिर काम कैसे करेगा। ठीक है, चलो देखो मैं इसको रफ कर दूं आपके लिए, थोड़ा सा रफ करूंगा। देखो बंधु, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर, क्योंकि डायरेक्ट में कॉमा के इस तरफ भी एक सेंटेंस है और कॉमा के उस तरफ भी एक सेंटेंस है, तो ये मस्ट आखिर होगा कहां पर? क्या मस्ट इस तरफ होने पर फर्क पड़ता है या मस्ट के उस तरफ होने पर फर्क पड़ता है? तो पहले तो याद रखिए, आपको जो मस्ट ढूंढना है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। क्लियर है? मतलब हमेशा यहां पर लिखा मिलेगा। और क्लियर है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ये एक वर्ब है, वर्ब है, यहां पर लिखा मिलेगा। अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक बार ही मैंने मस्ट लिखा नहीं था, अभी मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने मस्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब बहुत ध्यान से सुनना कि मैं मस्ट के बारे में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। क्लियर है? देखिए, मस्ट को दो तरीके से पढ़ना है, यहां पर आराम से सुनना। इसको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो कि जनरल सेंटेंस आ जाए तब क्या होगा, है ना, एक जनरल सेंटेंस आता है तब क्या होता है इसके साथ, और दूसरा तरीका आता है जब नॉन जनरल सेंटेंस रहते हैं, जब नॉन जनरल सेंटेंस रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, मैं मस्ट की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मस्ट किस में आएगा, जनरल सेंटेंस और नॉन जनरल सेंटेंस। क्लियर हो गई बात इतना? तो अब ये जनरल सेंटेंस कहां की है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप ये पहचान लेंगे कि वो एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, या फिर आप पहचान लेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस एक नॉन जनरल सेंटेंस है। पहले तो आपको ये पहचानना है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, तो सर ठीक है, पहचान लिया तो क्या करना है? तो बात यह कि अभी आप डायरेक्ट में, अब आपको जाना तो इनडायरेक्ट में पड़ेगा, तो इस मस्ट का कुछ तो होगा, ये कुछ तो चेंज होता होगा, है ना। तो कभी कभी तो ये चेंज नहीं भी होता है, तो कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है ये आपको समझना होगा। तो कब चेंज नहीं होता पहले बात कर लेते हैं। आपने जैसे ही ये पहचान लिया कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, तो आपको मस्ट को चेंज नहीं करना है, नो चेंज। क्लियर हुआ गाइस? नो चेंज। अब इस नो चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पर मस्ट लिखा हुआ होगा इन्वर्टेड कॉमा में, और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो मस्ट को मस्ट लिख दोगे। कब लिख दोगे, वापस से कॉपी कब कर दोगे मस्ट को मस्ट, जब आप ये पहचान ले कि डायरेक्ट में लिखी हुई चीज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई चीज एक जनरल सेंटेंस है। अब सर ये जनरल सेंटेंस क्या होता है, तब तो हम पहचान पाएंगे कि जनरल किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। बहुत आसान सी बात है दोस्तों, जनरल सेंटेंस वो सेंटेंस, हर वो सेंटेंस होता है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जग जाहिर सच्चाई होगी, है ना, डेथ, नाइट, डे, है ना, ये सब चीजें सब जो होती हैं सारी की सारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ फैक्ट होते हैं, हैबिट होती है ना, ऐसे करते करते कुछ जनरल सेंटेंस होते हैं दोस्तों। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा उनको ये चीज अब अच्छे समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देख लो ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो आसान भाषा में अभी आपके लिए समझाने के लिए कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है जनरल सेंटेंस। और जैसे ही आप ये पहचान लो कि लिखी हुई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फैक्ट है, कोई हैबिट है, तो वो जनरल सेंटेंस है। और अगर वो जनरल सेंटेंस है तो मस्ट को चेंज करते नहीं है। चेंज नहीं करने का मतलब है कि मस्ट को ही वापस से कॉपी कर दोगे। इतना क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो सर चेंज कब करते हैं, जब नॉन जनरल सेंटेंस रहे। अगर ये तीन नहीं है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट उसमें नहीं है, तो समझ जाओ कि वो नॉन जनरल है और फिर आपको उसको चेंज करना है। ओके सर, तो चेंज करना है तो फिर चेंज भी किस किस चीज में होता है, अब ये भी पता करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान सुनिए, इसको चेंज होने के दो तीन तरीके। एक तो ये चेंज हो सकता है हैज टू में,
या तो ये चेंज हो सकता है भैया हैव टू में, या तो ये चेंज हो सकता है भैया हैड टू में। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले तो जनरल सेंटेंस और नॉन जनरल पहचानना है। जनरल मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट और हैबिट, और नॉन जनरल का मतलब होता है कि कुछ भी, इनको छोड़ करके जो आ गया वो नॉन जनरल ही है। नॉन जनरल में ही आप मस्ट को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर के जाएंगे तो चेंज करेंगे, और चेंज किस में होता है? ये मस्ट बदल जाता है या तो हैज टू में, ये मस्ट या तो बदल जाएगा हैव टू में, या तो ये बदल जाएगा हैड टू में। अब डिपेंड ये करता है कि सर ये एच के बारे में बता दीजिए। तो ध्यान सुनिए, देखिए ये 3 तरह के एच वर्ड है ना, आपने इन्हें परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, सुना होगा इनको। अच्छा, इनकी भी अंतर क्या होता है? देखिए हैज और हैव है ना, हैज और हैव, इनमें से जो ये दो हैं ये लिखे जाते हैं प्रेजेंट में, ये पहचान होते हैं प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट में अगर ये दोनों आ रहे हैं तो दोनों में फिर अंतर भी तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अगर प्रेजेंट में तो पता कैसे चलेगा कि कब हैज इस्तेमाल करना है, कब हैव इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट में जब आपको सिंगुलर लिखना होता है तब आप हैज लगाते हो, और जब आपको प्रेजेंट में प्लूरल लिखना होता है तब आप हैव लगाते हो। लेकिन आपका ये जो हैड दिख रहा है ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट है। अब पास्ट में यही सिंगुलर होता है और यही प्लूरल होता है, एक लौता वर्ड होता है। तो अब डाउट ये आया कि सर ठीक है, हम समझ गए कि आप जब मस्ट लिखोगे तो जनरल में चेंज नहीं करना है लेकिन नॉन जनरल में चेंज करना है, और ये भी समझ गए कि प्रेजेंट में हैज और हैव चलेंगे और पास्ट में आपका हैड चलेगा। लेकिन सर अब ये बताओ कि फिर हम कैसे पता करेंगे कब हैज हैव लगाना है और कब हैड लगाना है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने क्या कहा भाई, यहां देखो पूरा बना ही देता हूं आपको। मैंने कहा मस्ट कहां मिलेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 बार बना दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जब मस्ट लिखा हुआ मिल जाए है ना, ये नॉन जनरल सेंटेंस रहेगा, तो कॉमा के इस तरफ देखना। अगर इस तरफ आपको से मिले या सेज मिले, और ये मैंने पिछले 2 लेक्चर में अच्छे से बताया, ये किसकी पहचान होते हैं? ये प्रेजेंट की होते हैं, ठीक है। अगर से या सेज मिलता है तो ये प्रेजेंट है, तो अगर इस तरफ प्रेजेंट लिखा था तो आप भी सिर्फ प्रेजेंट में ही बदलेंगे मस्ट को, यानी कि हैज टू में या फिर हैव टू में। अब वो डिपेंड करता है कि बगल में आपने सिंगुलर लिखा है तो हैज लगा देना, प्लूरल लिखा है तो हैव लगा देना। क्लियर हो गया? कब चेंज करना है? जब मस्ट की इस तरफ से सेज हो। लेकिन मान लो सैड लिखा हुआ है तो सैड किसकी पहचान होती है? पास्ट की। जैसे से और सेज पहचान होती थी प्रेजेंट की, सैड पहचान होती है पास्ट की। तो अगर आपको मस्ट के इस तरफ सैड लिखा मिलता है ना, तब आप इसको पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा, और पास्ट के लिए आपके पास क्या है भैया? यहां पर सिर्फ हैड टू। क्लियर हुआ गाइस? है ना। देखिए फिर समझा देता हूं आपको। मस्ट है, पहचानना है, इन्वर्टेड कॉमा पहले तो रहेगा। जनरल सेंटेंस, नॉन जनरल सेंटेंस, जनरल हुआ तो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, हैबिट, कोई चेंज नहीं। नॉन जनरल हुआ तो चेंज होगा। चेंज होने के तरीके, प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू। फिर ये भी कैसे पता करेंगे कि हैज टू हैव टू कब लगेगा? आपको कुछ नहीं करना, कॉमा के इस तरफ जाकर के देखना, अगर वहां पर से या सेज हुआ तो इसको हैज या हैव में आपकी बात होगी चेंज करने की। अगर कॉमा के इस तरफ यहां पर सैड हुआ तो क्योंकि ये पास्ट है तो आपको भी इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा, यानी कि हैड टू करना पड़ेगा। क्लियर हुआ गाइस? है ना। होप सो आप समझ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जब आप ये पहचान लेंगे कि वो जनरल सेंटेंस है ना, तो ये तो आपको पता होगा इसमें पर्सन भी आते हैं, है ना। जिनको ये पर्सन के बारे में मालूम है, ये मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हुआ है। आपको वो देखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं वो सारी चीजें रिकॉल नहीं कर सकता, वरना वही वीडियो वापस से बनती चली जाएगी। पार्ट 2 मालूम चल रहा है मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 मालूम चल रहा है मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 3 में पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पर पर्सन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है और फिर मैंने सारी चीजें अच्छे से बताई हुई, टेंस कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में अपने प्री और मेंस दोनों लेवल पे से समझना है तो आपको दोनों वीडियो देखने, ज्यादा लंबे लंबे नहीं है, फटाफट से स्पीड बढ़ा करके, आजकल तो 1.5 और 2 स्पीड लगाते हैं और देख लेते हैं, आप दोनों में से देख सकते हो। तो ये काम आप जरूर कर लेना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे, पर्सन, ठीक है। तो देखो जैसे मस्ट रह गया, अगर जनरल सेंटेंस है तो आपको पर्सन को भी चेंज नहीं करना है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता है ना मस्ट बदलेगा ना उसमें आया हुआ कोई पर्सन। पर्सन कौन होता है? जैसे कि पर्सन क्या होता है, यहां पर लिखा होगा आई, है ना, यहाँ पे लिखा होगा यू, वी, दे, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पे, तो इनको भी छेड़ना नहीं है। कब नहीं छेड़ना है? जब जनरल सेंटेंस रहे। इनको छेड़ेंगे लेकिन कब? जब नॉन जनरल रहेगा। क्लियर है गाइस? है ना। तो ये नोट कर लो अच्छे से और आ जाओ अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब अपने सामने कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, और ऐसे ही सारे लिखे हुए हैं, है ना, आप पढ़ सकते हो रोक रोक करके। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी आपको बताया कि मस्ट को चेंज करने के वही 3 तरीके हैं अपने, कौन कौन से हैं? एक है आपका हैज टू, एक है आपका हैव टू, और एक कौन सा आपका हैड टू है। यही 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, अभी ध्यान से ये सुनना है कि जब आप हैज टू लिख रहे हैं और जब आप हैव टू लिख रहे हैं और जब आप लिख रहे हैं हैड टू, देखिए अमूमन क्या होता है, जब अपन हैज लिखते हैं, जब अपन हैव लिखते हैं और जब अपन हैड लिखते हैं
मेरे प्यारे भाइयों। तो अपन क्या करते हैं, इनके बगल में आप वर्ब लिखते हो तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहां देखो जरा, ये तभी है जब बीच में आपने टू नहीं लगाया है, और टू अकेला जब लिखते हो तो टू के बगल में जो वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आपने दोनों को जोड़ करके ये लिखा हुआ है हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो अब इनमें किसकी चलेगी? जो आपने बाद में लिखे हुए हैं ना ये शब्द, इनके हिसाब से चलेगी। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब क्योंकि बीच में टू है, तो जिसके पास वर्ब होती है उसी के हिसाब से वो काम करती है। अभी टू के पास है तो हैज टू लिखने के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हैव टू लिखने के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हैड टू लिखने के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इसे चाहे तो आप नोट भी कर लेना। चलो अभी अपन क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने सीख ली है कि ये डायरेक्ट है, जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तो फुर्सत में दैट बना लेंगे, नंबर वन, ठीक है भाई। ही का ही और सैड का सैड लिख देंगे। इसको टोल्ड कब लिखते हैं? जब सैड के बगल में टू होता है, सैड टू लिखा होता है तो सैड प्लस टू टोल्ड बन जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? ये पता ही है। जैसे कि यहाँ देखो सेज टू लिखा है ना, जब आप इसे नीचे लेकर के जाओगे तो से के साथ जब भी टू आता है तो टेल कहलाता है। अब इसमें एस लगा है तो इसमें आप भी एस लगा दोगे, ठीक है? तो आप इसे क्या लिखेंगे? ही टेल्स मी, ऐसा करके, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें भी क्या बन जाएगा यहां पर आकर के? दैट। क्लियर हो गया? तो ये मैंने समझाने के लिए हल्का सा इसको क्वेश्चन को छेड़ दिया, टच कर दिया। अभी के लिए ऊपर ही रहते हैं। तो हम समझ रहे थे मस्ट, और देखो मस्ट दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। क्या बताया था? मस्ट जैसी दिख जाए तो मस्ट को भाई पहचानना पड़ेगा ना, जिस सेंटेंस में लिखा है कि वो जनरल सेंटेंस है कि नॉन जनरल है। जनरल होना है तो कैसे पहचानते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट। जरा देखो, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, आपने समझ लिया होगा क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग ये होता है कि भैया हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो आप। तो अगर ये फैक्ट है तो क्या मैं इसमें हाथ लगाऊंगा किसी चीज को? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मतलब ये एज इट इज पूरा कॉपी हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट बनाना था, है ना? इतना इजी था, ठीक है? अब उसके लिए इजी तब है जब आपने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है, तभी आपको इजी लग रहा है। सिर्फ दैट बनाना था और कुछ छूना ही नहीं था उसमें। बन गया आंसर, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगला सुन लो। द टीचर सेड, भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर से दैट बनेगा, और आपको मालूम है इसमें टू नहीं है तो टोल्ड नहीं, तो मतलब ये एज इट इज उतर आएगा पूरा का पूरा। अब ये लाइन और पढ़ लो भैया, इसमें मस्ट दिया हुआ है, हमें पहचानना है कि सेंटेंस जो है वो जनरल में है कि सेंटेंस जो है वो नॉन जनरल में है। कैसे पता करेंगे इस चीज को? पढ़ लिया, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, भाई हमें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, और ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है तो क्या मैं मस्ट को चेंज करूंगा? नहीं, नो चेंज। पढ़ाया था ना, क्योंकि फैक्ट है तो जनरल है, और जनरल सेंटेंस में मस्ट को हम चेंज नहीं करते, और अगर नहीं करेंगे तो मस्ट का मस्ट उतर आएगा। क्या पर्सन को चेंज करते हैं? पर्सन भी चेंज करते नहीं है, तो वी का भी वी हो जाएगा। इसी को कह रहा था मैं, पर्सन, ये रहा, ठीक है? अगर ये नॉन जनरल सेंटेंस होता तो इसको चेंज करता मैं, और कैसे चेंज करते हैं ये अपन ने सेकंड पार्ट में सीखा हुआ है ना, चेंज पूरा कैसे होता है। तो इसमें भी कुछ चेंज हुआ बंदो? नहीं, इसमें भी सिर्फ आपको दैट ही लगाना पड़ा, बाकी सब कॉपी है, बाकी सब कॉपी है। तो टीचर सेड दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। क्लियर हो गया? जनरल सेंटेंस में ना ही मस्ट चेंज होता है ना ही पर्सन चेंज होता है। नाउ कम टू द थर्ड वन। अगेन भैया इसको तो दैट बना लोगे, अभी तो आपको पता है शी का शी और सैड का सैड ही लिखोगे आप, ठीक? अब यहाँ आओ, इस लाइन को पढ़ो। मस्ट हमें दिख गया, हमें लेकिन पता करना है कि जनरल है कि नॉन जनरल है। हमने पढ़ा आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए, ये कोई थोड़ी ना यूनिवर्सल ट्रुथ और सच्चाई है कि अब मुझे जाना चाहिए, ये कोई फैक्ट है या कोई वो है, नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, वो उनमें से नहीं है, तो ये नॉन जनरल है। और नॉन जनरल है तो मस्ट चेंज होता है, पर्सन भी चेंज होता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आई भी चेंज होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ ये मस्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मस्ट को चेंज होने के तो तीन तरीके बताए थे, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए, हैड टू आपके पास्ट के लिए, और प्रेजेंट और पास्ट में चुनना है तो कहां देखना पड़ता है? कॉमा के इस तरफ। कॉमा के इस तरफ आए और क्या लिखा मिला है आपको? सैड, और सैड क्या होता है? पास्ट। तो अब उन तीन ऑप्शन में से हैज टू हैव टू में से कौन सा वाला चुनोगे? लास्ट वाला, हैड टू। तो आप यहां लगा देंगे हैड, और हैड लिख रहा हूं मैं, हैड टू। क्लियर है? अब आप, कई लोग क्या करते हैं, गो को नीचे जाकर के वेंट बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है फर्स्ट पार्ट में कि पास्ट जब होता है तो यहाँ की वर्ब चेंज करते हैं। तो भाई आपने वर्ब चेंज कर दिए, अब भाई इनके भी नियम चलेंगे ना। टू क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिन जिन ने भी इसे वेंट लिखा होगा वो सब गलत है, और जिन्होंने टू को पढ़ा है, मैंने अभी भी पढ़ाया, तो आपको इसे वापस से क्या लिखना पड़ेगा? गो। क्लियर होगी बात? ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन नाउ को जब नीचे लेकर के जाते हैं इनडायरेक्ट में, तो हमेशा इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाउ को देन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने इसे कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल, ये सारा हो गया। अब बचा पर्सन। मैंने क्या बताया था? पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
आई किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कहाँ का देखते हैं बंदो? सब्जेक्ट हमेशा कॉमा के पहले। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढे? कॉमा के पहले, जिसके हिसाब से हमें आई को चेंज भी करना है। तो हमने देखा कि पहले आप वर्ब ढूंढ लो, सेड एक वर्ब है, वर्ब से इस तरफ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? शी। यानी आसान भाषा में आई को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है और सब्जेक्ट शी है, यानी आई को शी के हिसाब से चेंज करना है। लेकिन आई की जगह नहीं बदलेगी, उसका रूप बदल जाएगा शी के हिसाब से, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलेगी। अभी ये कहां रखा हुआ है, कैसे पता करेंगे भाई? ये मस्ट गो दिख रहा है, ये वर्ब है पूरी की पूरी, तो इस तरफ लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है। तो अभी भी ये चीज यहां पर सब्जेक्ट ही रहेगी। आई को चेंज करो शी के हिसाब से, लेकिन वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो अब कैसे चेंज करेंगे? शी का वो रूप चुनो। देखो शी कितने तरह से लिखते हैं अपन? शी, हर, हर और हर्ष, यही चार चेहरे हो सकते हैं शी के, है ना? हर, हर और हर्ष बन सकते हैं, बस इतना। लेकिन इनमें से कौन सा वाला सब्जेक्ट में लिखा जाता है? खुद शी तो लिखा जाता है, यही तो सब्जेक्ट होता है, हर तो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर होगी बात? और हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आई को शी के हिसाब से चेंज करूं, लेकिन शी का वो चेहरा चुनूं जो सब्जेक्ट में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? शी खुद कहते हैं। आंसर बन गया, बन गया इनडायरेक्ट। शी सेड दैट शी हैड टू गो देन। क्लियर हुआ ये बात? लास्ट क्वेश्चन देखो बंदो प्यारे भाई, ये तो मैंने आपको पहले ही बना दिया था, ही टेल्स मी दैट। ठीक है, अब यहां फिर से इस लाइन को पढ़ो क्योंकि मस्ट लिखा हुआ है। जनरल है, नॉन जनरल है, पहले आपका ये काम, आई मस्ट बाय अ कार, मुझे एक कार खरीद लेनी चाहिए। भाई अब ये भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट हैबिट थोड़ी ना है कि मेरा कार खरीदना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ और जग जाहिर सच्चाई है तो मैं खरीद लूंगा तो फैक्ट बन जाएगा, ये नहीं। क्लियर होगी बात? मतलब ये भी नॉन जनरल है, नॉन जनरल है तो चेंज होगा। चेंज होने के तरीके हैज टू, हैव टू, हैड टू, डिपेंड करता है प्रेजेंट है कि पास्ट है। कहां चेक करते हैं? कॉमा से इस तरफ आ जाओ, सेज दिख रहा है, मतलब सेज आ गया तो क्या लगाओगे? अब आप सेज आ गया तो अभी भी दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हैज टू लगा दूंगा या तो हैव टू लगा दूंगा। फिर मैंने आपको बताया है भाई ये प्रेजेंट है ना, तो हैज टू हैव टू पे बात होगी, लेकिन हैज टू हैव टू में भी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो वो कौन सा चुनना है ये डिपेंड करता है कि अपन सब्जेक्ट क्या लिखने वाले हैं। तो मतलब पहले पर्सन को चेंज करके यहां पे रख लेते हैं। क्लियर है भाई? फिर से आई दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कहां लिखा हुआ है? कॉमा के इस तरफ ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं? ये वर्ब दिख रही है, इसके इस तरफ आ जाओ, ये सब्जेक्ट है तो ही के हिसाब से चेंज करना है। तो आई को ही के हिसाब से चेंज करो, लेकिन ही का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में ही लिखा जाए। क्यों? क्योंकि आई भी सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, तो ही का सब्जेक्ट खुद ही होता है। खत्म काम। ही एक सिंगुलर है तो अब आपको हैव नहीं लगाना है, अब आपको हैज लगाना है, हैज टू लगाना है, बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बाय को बॉट वॉट नहीं करना है, बाय को बाय रहने देना, आकार का आकार। क्लियर हुआ? देख रहे हो सारे के सारे कैसे बनाए ये क्वेश्चन? तो ये इतने प्यारे भैया। तो बन गया आंसर, ही टेल्स मी दैट ही हैज टू बाय अ कार। क्लियर हुआ गाइस? चलो चलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, अब इतना तो आपके दिमाग में आ चुका होगा नॉलेज इसको देख करके। चलो मान लो, क्योंकि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लिख करके ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्ट में आपके पास ऑप्शन आया और मैं आपसे सिर्फ बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं क्योंकि सारे के सारे सिमिलर ही होते हैं, है ना? ऑल आर सिमिलर, सारे सिमिलर ही देंगे ऑप्शंस तो वहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो जैसे कि ये दिख रहा है ना, मैंने ए ऑप्शन में देखा आपने सैड लिखा है, बी ऑप्शन में भी देखा आपने सैड लिखा है, सी ऑप्शन में देखा आपने टोल्ड लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में आपने देखा सैड लिखा हुआ है। अब आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सर आपने ये सिखाया था कि सैड अकेला लिखा हुआ इसके साथ टू नहीं है, तो बनी बात है हमारा आंसर किसी भी हालत में सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो तभी बन सकता था जब वहां पर लिखा होता, यहां पर क्या लिखा होता, सैड प्लस टू, सैड टू लिखा होता तब ये होता। अकेला सैड है तो हम ये समझ गए कि हमारा आंसर ए, बी और डी में से कोई एक होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल गलत कहा, यही गलत कर गया आप, जिसको आपने गलत किया है वही आंसर है। देख रहे हो, ऐसे गुमराह करते हैं आपको। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये तो सिखाया था आपने कि सैड प्लस टू टोल्ड होता है, अभी आप मना कर रहे हो और जो गलत होना चाहिए था वही इसका आंसर हो गया, ये कैसे हो गया? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में देखिए, क्या मैंने अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन कराया जब मैंने कॉमा लगाया हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर? देखो पिछले वीडियोस, है ना, जो भी मैंने 2 बनाए हुए हैं, और अभी इस वीडियो में भी आप यहां तक आए हैं, पीछे क्वेश्चंस जाकर के देखिए, अगर आपने नोट किया होगा तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, मैंने एक बार भी यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, जैसे ही यहाँ पे कॉमा दिख जाए, है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, समझ जाओ कि कुछ चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हो गया दोस्तों? ये कॉमा लगाने का मतलब है ये कोई ऐसी चीज है जो यहां पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा नहीं, मतलब रखा जाने का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसी चीज है जो बाद में लाई गई है। अगर ये बाद में लाई गई है मतलब ये यहाँ की नहीं है, ये कहीं और की है। तो ये अब और कहाँ की हो सकती है?
बनी बात है, एक सेंटेंस ये पूरा था और एक सेंटेंस मतलब कॉमा के इस तरफ एक सेंटेंस होता है, इस तरफ एक सेंटेंस होता है, तो ये एक छोटा सेंटेंस दिख रहा है, तो मतलब ये मनीष जो है वो इस जगह का नहीं है, मनीष जो है वो इस जगह का है, कॉमा से पहले का है। और बनी बात है अगर ये इस जगह का है तो फिर यहां पर क्या चीज की कमी रह गई है वो देख लेते हैं। भाई सैड एक वर्ब है, इस तरफ जो मिलता है वो सब्जेक्ट है और वर्ब के इस तरफ जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या कॉमा लग गया, नया सेंटेंस शुरू हो गया, तो मतलब ऑब्जेक्ट आपने लिखा नहीं है। और क्या मैं कह सकता हूं कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको आपने उठा करके इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया और वो मनीष था, जिसको वापस यहां लाना होगा हमें, है ना। मतलब ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये देखो इस तरह से ये एग्जामिनर कॉमा से ही आपको पहचानवाएगा कि ये जो चीज आपने लिखी हुई है ये यहां पर ऑब्जेक्ट है और वो यहां की नहीं है, वो यहां की है। तो आपको करना कैसे, देखो कॉमा भी दो तरीके से लगेंगे उसमें। एक तरीका कॉमा लगाने का ये हो सकता है कि ये कॉमा शुरू में हो, और एक तरीका ये हो सकता है कॉमा जो है वो आपका बाद में हो, दोनों ही हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉमा बिल्कुल पीछे लगा है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, और अगर कॉमा आगे लगा है तो आगे वाला ऑब्जेक्ट है। दोनों ही कंडीशन में ये चीज यहाँ की नहीं है, इसको वापस यहाँ लाना होगा, इसको वापस यहाँ लाना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ का नहीं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ का है। आप उसे पहचान सको इसीलिए यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है और हर बार लगा ही होगा। समझ जाना, जब भी कॉमा लगा हो इन्वर्टेड कॉमा में तो ये चीज यहाँ की नहीं है, इसे वापस यहाँ लाएंगे। लेकिन तो ले आए, लो ले आए हम तो ऑब्जेक्ट, अब क्या दिक्कत है। तो जब भी ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से उठा करके वापस लिया जाता है, लेकर के आते हैं, तो ये अकेले नहीं आते, इनके साथ टू भी आता है, टू भी आता है। अब मान के चलो आपने यहाँ पे सैड लिखा है हुआ था पहले ही, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू भी साथ में आएगा, तो सैड और टू मिलकर के क्या कहलाएगा दोस्तों, टोल्ड। और अगर ऐसा था तो क्या हम सैड 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 में लगे हुए थे, गलत नहीं कर रहे थे, अपन बहुत गलती कर रहे थे। तो हमने क्या देखा, हमने लगा कि सैड लिखा हुआ है तो हमने आंसर टोल्ड पहले ही काट लिया, जबकि बिल्कुल एकदम शॉर्ट शॉर्ट आंसर था। ये तुरंत लगता है, इसे कहते हैं 2 सेकंड में आंसर निकालना है। क्लियर होगी दोस्तों। तो ये ट्रिक, कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी अभी अभी कि किस तरह से ये काम करता है। देखो यहाँ पे ध्यान से 3 ऑप्शन में आपको ये बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल आपको मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। मेंस या अभी दोगे आप, जब सीडीएसई दोगे, जब आप सीजीएल दोगे तो 25-25 क्वेश्चन तो होते ही हैं, आपने देखा ही है इन सबको। क्लियर है, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे एनकाउंटर करोगे तो आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें मालूम है, अरे कॉमा दिख रहा है, हाँ ये इधर आएगा, अरे तो सेट 2 हो जाएगा, तुरंत जाकर के देख लो, आपको पूरा कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही हो सकता है उसमें। हाँ अगर ई ऑप्शन और दे दिया, एक नन ऑफ दीज करके ऐसा कुछ दे दिया है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा भैया, क्योंकि इन्हीं में से कुछ एक होगा ही होगा। चलिए खैर ठीक है, वो तो आप समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो दोस्तों अब आपने ये चीज समझ ली है कि ऑब्जेक्ट उधर है, उसको वापस लाएंगे, उससे पहले टू लगाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर टोल्ड होगा, सैड में नहीं होगा। तो दिखाते वो सैड है लेकिन होता आंसर टोल्ड है। उसका रीजन ये कॉमा है, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ का नहीं है। क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करो जरा फटाफट से। अब जो लोग इसको पहली बार कर रहे हैं, है ना, जो लोग बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि वो इस क्वेश्चन को पहले सही तरीके से बनाएं। कैसे बनाएंगे भैया, पहले आप इसको सही तरीके से लिखो। अभी ये सही नहीं लिखा हुआ है तो पहले अपन सही लिख देते हैं, शी सैड, मनीष को यहां ले आओ भैया, तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा मनीष कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर ये जो लाइन बची हुई ये लिख दो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ है ना, ये अपन ने क्वेश्चन सही बना लिया। अब ये आसान हो गया आपके लिए। अब आपको मालूम है सैड और टू मिलकर के टोल्ड बन जाएगा, मनीष का मनीष रहेगा, शी का शी रहेगा, तो शी टोल्ड मनीष, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अपन खींच के दैट ही बनाते हैं, वो लिख दिया। और भैया अब ये ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट और कुछ ऐसा है, तो बस इसको चेंज करना है। तो आपको दिख रही है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब अपन, और क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी कॉमा से इस तरफ पास्ट होता है ना, 2 टेंस में तो चेंज होता ही नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें तो अपन चेंज करते ही नहीं है, सिर्फ मस्ट को चेंज करते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट वगैरह में, लेकिन बाकी किसी को चेंज नहीं करते। यहाँ मस्ट तो आया नहीं हुआ है, ये बिल्कुल पहली वाली क्लास बन गई आपकी, बिल्कुल पहली वाली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना, फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको बताया हुआ था। तो पास्ट होता है तो चेंज करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलते हैं भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो अब जैसे ही आप आर को नीचे लेकर के आओगे सेकंड फॉर्म में, तो वॉज और वर में चेंज होगा। अब डिपेंड करता है कि सिंगुलर हुआ तो वॉज लगा देंगे, प्लूरल हुआ तो वर लगा देंगे। तो ये वर्ब सिलेक्ट करने के लिए इस तरफ जो सब्जेक्ट आएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो सब्जेक्ट की जगह बची हुई है। अब हमने देखा कि यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी देख लो पर्सन लिखा कहाँ पे है, ये भी सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए सब्जेक्ट ही रहेगा। यू कौन सा पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो जब आपने फर्स्ट पर्सन चेंज किया था सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कहां ढूंढा था, यहां पर आपने कॉमा के इस तरफ, तो वर्ब ढूंढी, इस तरफ क्या था सब्जेक्ट, तो वर्ब से इस तरफ चले जाओ, ये ऑब्जेक्ट।
क्लियर हो गया? यानी कि सेकंड पर्सन, यू एक सेकंड पर्सन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट को भी कॉमा के इस तरफ ढूंढते हैं। अगर आपको इस तरफ फर्स्ट पर्सन मिलता तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट को भी कॉमा के इस तरफ देखते हैं। ये क्लियर होगी बात? ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है सेकंड पार्ट में, अच्छे से देख लो, ये आपको बिल्कुल आप खुद ही कर जाओगे ये सारा कुछ, है ना। मुझे तो सिर्फ इसमें यही बताना था कि कॉमा क्या है। बाकी तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट देखा है, उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं, यूं ही बना लिया होगा उसको। तो भैया यू चेंज करते हैं, यू को सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कॉमा के इस तरफ ढूंढते हैं। ढूंढा कैसे जाता है? आप वर्ब ढूंढ लो, इस तरफ जो लिखा होगा सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के उस तरफ जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हमने ऑब्जेक्ट में देखा कि मनीष लिखा हुआ है, और मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि मनीष जो आता है वो किस पर्सन में आता है। किसी का भी नाम वगैरह किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो जब भी आपने नाम लिख दिया तो नाम दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एक मेल का होगा या तो वो एक फीमेल का होगा। अगर वो नाम एक मेल का है तो आंसर आपका किस में चला जाएगा भैया? ही की लाइन में चला जाएगा। अब आपको ही की कौन सी रिक्वायरमेंट है वो देख लो, कि ही चाहिए, कि हिम चाहिए, कि हिज चाहिए, कि हिज चाहिए। अगर आपने फीमेल नाम लिखा हुआ है तो वो किस लाइन में चला जाएगा? शी, हर। भाई इसके चेहरे खुल जाएंगे, हर और हर्ष, क्लियर करके। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ही के कौन से चेहरे की डिमांड है। सब्जेक्ट चाहिए तो ही लिखना, हिम, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हिम लिख देना, एडजेक्टिव चाहिए तो हिज, और प्रोनाउन चाहिए तो हिज। इस तरह से अगर शी का लाइन खुलता है, शी के हिसाब से चेंज करना, तो शी के 4 चेहरे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट हुआ तो शी, ऑब्जेक्ट हुआ तो हर, एडजेक्टिव हुआ तो हर। और हर्स कब लिखते हैं? जब आपको पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए होता है, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे से बताया हुआ है मेरे दोस्तों। तो ठीक है, अभी हमारे पास मनीष था। मनीष एक थर्ड पर्सन है, मेल है, तो ही की लाइन चलेगी। अब ये देख लेते हैं कि यू कौन सी जगह पे रखा हुआ था, सब्जेक्ट। तो यू को चेंज करो मनीष के हिसाब से, और मनीष को लो ही की कैटेगरी में, और ही का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है, और वो खुद ही होता है। ये तो आपको पता ही है कि ही सब्जेक्ट होता है। तो क्या बन गया भैया? ही। अब ही लिख दिया आपने तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो आंसर वॉज, हटा दो वर। क्लियर हो गई बात? तो ही वॉज, खत्म काम। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ गाइस? देखिए मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी। ये इतनी चीजें कोई नहीं बताता है, सब सीधे सीधे कन्वर्ट करके आगे निकल जाते हैं। पर मैंने आपको बहुत पोस्टमार्टम किया है कि देखो प्रोनाउन का टेबल कैसे है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल टिप पे होना चाहिए आपके, बिल्कुल टिप पर। तो ये इसी तरह से टिप पे होता है, तभी आप इतनी बारीक चीजें वहां पर कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर शिवम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिस्टर कपूर, फिर कॉमा यू आर वर्किंग वेरी वेल। क्या अब आपसे मैं अगर पूछूं इस क्वेश्चन में, क्या आपको दिख रहा है सैड? क्या आप आंसर में सैड ढूंढने जाएंगे कि टोल्ड? आप बोलेंगे सर अब हम चालाक हो गए, अब हमें देखना आता है। तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में गया और हमने देखा कि सर आपने कॉमा लगाया हुआ है। अगर कॉमा लगा हुआ है मतलब ये वो चीज है जो यहाँ की नहीं है। और देखो कॉमा पहले लगा है, तो मैंने भी बताया था कॉमा अगर पीछे हो तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, कॉमा अगर आगे हो तो आगे वाला ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में कौन है ऑब्जेक्ट? मिस्टर कपूर। क्या ये यहाँ के लिए बने हुए थे? नहीं, ये कॉमा के पहले के लिए बने हुए हैं। अगर ये कॉमा के पहले के लिए बने हुए हैं तो क्या ये अकेले आएंगे? इनके साथ टू भी आएगा, इनके साथ टू भी आएगा। और जैसे ही साथ टू लगेगा तो क्या ये आंसर टोल्ड में चला जाएगा? बोलो हाँ। हाँ, क्लियर हुआ? मतलब सैड दिख रहा है लेकिन तो भी मैंने सैड नहीं लिखा, मैंने टोल्ड बनाया, क्योंकि उसका रीजन है ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। कैसे करोगे सही? भाई इनको इधर ले आओ, जब इनको इधर ले आओगे तो बस यहाँ पे टू लगा दोगे, क्लियर हो गया। और यहाँ से ये हट गया और ये कॉमन वर्ड कॉमा बन गया नया क्वेश्चन आपके, जो आप जानते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो अब आप लिख दो भाई शिवम टोल्ड, ये सेट टू को टोल्ड बना दिया, और ये मिस्टर कपूर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट बना लो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिपेंड करता है। नीचे जाएंगे तो सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज या वर, सिंगुलर या प्लूरल क्या आता है, और बाकी वर्किंग वेरी वेल तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, वर्किंग वेरी वेल। अब ये फिर से कौन सा पर्सन है दोस्तों? अब तो जिन्होंने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। सेकंड पर्सन है ये, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट हमेशा कॉमा के इस तरफ ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका भी बता दिया कि ये वर्ब ढूंढ लो, इस तरफ सब्जेक्ट इस तरफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है मिस्टर कपूर, फिर से नाम, फिर से थर्ड पर्सन, ऊपर से मेल, ही की लाइन। क्लियर हो गई बात? अब तो समझ में आ गए होगे। तो हमें यू को चेंज करना मिस्टर कपूर के हिसाब से, लेकिन यू की जगह नहीं बदलनी चाहिए। तो वर्ब से इस तरफ सब्जेक्ट होता तो यू की जगह सब्जेक्ट थी, तो अभी भी वो सब्जेक्ट रहेगी। तो यू को मिस्टर कपूर के हिसाब से ऐसा चेंज करो कि सब्जेक्ट में लिखा जा सके। तो मिस्टर कपूर खुद ही की लाइन में आएंगे, और ही की लाइन में सिर्फ ही वो वर्ड है जो सब्जेक्ट में लिखा जा सकता है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? ही। ये सिंगुलर हो गया तो इसके एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, तो वॉज आ जाएगा यहाँ पर आंसर, फिर से वर्ड हट जाएगा और बन गया। ठीक है, शिवम टोल्ड मिस्टर कपूर दैट ही वॉज वर्किंग वेरी वेल। क्लियर हुआ गाइज? तो ये ऑब्जेक्ट वाला कुछ क्वेश्चन था, है ना। चलिए आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो यहां पर मैंने फिर से एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, है ना। अगेन चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं फिर से वही ऑप्शन दे करके। आपको सेट टू तो दिख ही रहा होगा,
ABCD। अब मैं यहाँ पर भैया लिख दूँ आपके लिए आंसर में सैड, है ना, सैड, टोल्ड, और ये फिर से हो गया टोल्ड। बोलो क्या करोगे इनमें से, आप किसकी तरफ जाओगे? अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कैसे काम चलेगा? तो सैड टू या फिर टोल्ड, इनमें किस पे बात होगी? अब बनी बात है, जो लोग सैड टू देखेंगे वो तुरंत इन दोनों ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे और इन दोनों को तुरंत काट देंगे, जबकि यही दोनों गलत है और ये दोनों सही हो जाएंगे। अब बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, अब तो सैड टू था, अब तो एग्जैक्ट दिख रहा, अब तो टोल्ड ही होना चाहिए था ना, अभी सैड में कैसे हो गया? देख रहे हो, बस यही गेम है ना, यही गेम है यहाँ पर जो खेला जाता है। और थोड़ा सा इंसान यहीं पर पंचर हो जाता है इंग्लिश को समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, अभी लास्ट क्वेश्चन जब अपन कर रहे थे अपन सैड देख रहे थे, लेकिन ऑप्शन में क्या ढूंढ रहे थे? टोल्ड। अब जब खुद सैड टू लिखा हुआ है, अब ऑप्शन में अपन क्या देख रहे हैं? टोल्ड नहीं देख करके क्या देख रहे हैं? सैड। अब देख रहे हो बिल्कुल उलट, जबकि सैड है तो सैड ही होना चाहिए था, ये हम बेसिक पढ़ते हैं, और जब सैड टू होता है तो टोल्ड होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंतर होता है। क्या आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे, अब आप जाकर के इन्वर्टेड कॉमा देखो, आपको फिर से क्या दिख गया? फिर से कॉमा दिख गया। और मैंने अभी बताया अगर इसमें कॉमा दिख रहा है मतलब ये चीज यहाँ की नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? कॉमा के पहले वाले सेंटेंस। तो कॉमा से पहले ये वाला सेंटेंस है, इसके ऑब्जेक्ट में आना चाहिए था। तो ठीक है भाई, हम देखते हैं। तो लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, सैड तो एक वर्ब है, इस तरफ सब्जेक्ट मिलता है और इस तरफ तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो हर सन लिखा हुआ है, और फिर भी इन्होंने कॉमा लगा करके एक और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। अब भाई अगर ये तो नियम है कि यहां पर कॉमा नहीं रहना चाहिए, ये पूरा हटना चाहिए यहां से, ये तो आपने एक्स्ट्रा लगाया है तो इसको वापस तो आना यही है। लेकिन अब मैं लाऊं भी तो लाऊं कैसे, इसकी जगह तो पहले से भरी हुई है, हर सन से एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये नहीं होता तो मैं इसको चुपचाप ले आता और उससे पहले टू लगाता, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और है, यहां तो सब कुछ बिल्कुल बराबर बैठा हुआ है। नॉटी बॉय भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं कैसे फंस गया हूं यहां पर दोस्तों, कि मुझे ये भी यहां पर नहीं रखना है, इसको भी यहां से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बात है कि लेके भी कहां जाऊं, ये जगह तो पहले से भरी हुई है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्या आप पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन दो ऑब्जेक्ट का है? इससे पहले वाला क्वेश्चन कितने ऑब्जेक्ट का था? एक ही था, वो यहीं का ऑब्जेक्ट वहां रख दिया था। यहां तो यहां का ऑलरेडी मौजूद है और एक और दे दिया वहां पर। तो ऐसे क्या करेंगे, तो इसको भी यहां से हटाना है और ये भी यहां से हटेगा नहीं, हर सन अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, और इसको यहां से अपनी जगह हटानी पड़ेगी, आना तो यही पड़ेगा। तो मतलब इन दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा। तो ये कंबाइंड वाले हैं। अब ये कंबाइंड कैसे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस को कहते हैं एड्रेस वाला सेंटेंस। तो आप ध्यान से देखोगे तो किसी ने किसी को एड्रेस किया हुआ है, मतलब इसी को ये भी कहा गया है। इसीलिए आपको दो दो ऑब्जेक्ट महसूस हो रहे हैं। किसने इसको ये कहा है? भैया मम्मी, सबको कह सकती हैं। मदर सेड टू हर सन, क्या बोल दिया अपने बेटे को? नॉटी बॉय। तो उन्होंने अपने ही बेटे को तो ये कहा है, इसीलिए ये शब्द ऐसा लग रहा है कि यहां पर होना चाहिए था, लेकिन वो अलग वहां चला गया। तो दोनों कंबाइन करेंगे। तो क्योंकि आप एड्रेस कर रहे हो किसी को, ये संबोधित कर रहे हो ऐसा बोल करके, तो यहां पर एड्रेस वर्ड ही इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और मैं समझाऊंगा, उस चीज को नोट करेंगे। ठीक, तो हम समझ गए कि दो ऑब्जेक्ट वाला है, किसी ने किसी को एड्रेस किया है। तो आपको क्या करना है, जब ये आप इधर लेके आएंगे भाई, क्योंकि अभी भी कॉमा तो हटाना है हमें, कॉमा तो हटना चाहिए, ये कॉमा ये पोर्शन यहां से हटना चाहिए। तो कैसे हटेगा, तो किसने किसको एड्रेस किया वो ध्यान सुनो। तो आप क्या करेंगे, मदर को तो मदर ही लिखेंगे। मदर ने किसको एड्रेस किया है भाई, तो मदर एड्रेस्ड किया है उन्होंने, मदर एड्रेस्ड। अब देखो, जब आप एड्रेस लिखते हो, क्यों लिखा पहले तो एड्रेस क्यों लिखा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था, इन दोनों को कंबाइन करना था मुझे, क्योंकि ये भी यहां नहीं रहेगा और ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और इसको भी यहां से निकालना है। तो इस चीजों जब भी ऐसा हो जाता है तो हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो एड्रेस्ड। अब एड्रेस की कहानी क्या होती है दोस्तों, पूरे अच्छे ध्यान सुन लो। एड्रेस आप जब जब लिखते हो सेंटेंस में, आपको एक और वर्ड लिखना पड़ता है, वो होता है एज। ये कंजंक्शन है, जब भी आप एड्रेस लिखते हैं आपको एक और वर्ड क्या लिखना पड़ता है, एज लिखना पड़ता है। अच्छा, एड्रेस की एक कहानी और क्या होगी, ये एक बात होगी कि ये लिखा है तो ये भी लिखना पड़ेगा। एड्रेस की एक और चीज क्या होती है कि एड्रेस जब भी लिखते हो ना, इसमें एक चीज हमेशा ये खा लेता है हमेशा। किसको खा लेता है? टू को। समझ गए मेरी बात, ये टू को हमेशा खा लेता है। इस सेंटेंस में अगर यहां पर ये टू है ना, इस टू को इसने निगल लिया, क्योंकि एड्रेस में टू पहले से ही मतलब वो ले लेता है उस चीज को और उसके बाद ही आगे बढ़ता है। तो मदर लिखा हुआ था, आपने सेड, तो मदर यहां से हटा दो, मदर आपने लिख लिया भाई, यहां से टू हटा दो क्योंकि जब आपने एड्रेस लिखा तो उसमें टू छुप गया। ठीक है, और मदर एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया भैया? अपने बेटे को, हर सन। क्या एड्रेस किया है? एड्रेस्ड हर सन एज अ, क्या बोला अपने बेटे को? नॉटी बॉय। तो मैंने लिख दिया नॉटी बॉय। क्लियर होगी बात? जैसे ही आपने इतनी लाइन लिख दी तो देखो क्या क्या बचा। अब आपके पास हर सन भी चला गया, नॉटी बॉय भी यहां से हट गया। अब आपके पास यही क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आप सॉल्व करना जानते हो। क्लियर हो गई मेरी बात जो मैंने आपसे कहा? तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए एड्रेस यूज किया था। और एड्रेस आप जब भी यूज करते हो तो हमेशा आप एक वर्ड लगाते हैं एज,
लेकिन इसमें एक चीज और क्या बताई मैंने आपको, दूसरा पॉइंट क्या था कि एड्रेस में टू छुप जाता है, तो इसका टू इसमें छुप गया। तो अब जो जो बचा उसको लिखो। तो देखो जैसे ही आप इतना लिख लो तब आपको सबसे पहले लगाना है एंड, ठीक है, और जो बचा उसको लिखते चले आना है। क्या बचा यहां से, सैड, तो हम लिखेंगे सैड। तो देख रहे हो आंसर में क्या आ रहा है, सैड आ रहा है, टोल्ड नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि इसमें सैड टू में से टू जो होता है वो एड्रेस खा लेता है, उसमें चला जाता है, उसमें छुप जाता है, ठीक है, ये गायब हो गया। एंड सैड लिखा, सैड भी इस्तेमाल कर लिया। अब क्या बचा था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, दैट। अब ये सेंटेंस बचा हुआ इसको लिख लो भैया। अब आपको मालूम मैंने बताया था आपको हैव को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हैड में, है ना, हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैड स्पॉइल्ड, ठीक है, हैड स्पॉइल्ड। अब यहां पर यू लिखा है और योर लिखा है। अब ध्यान से देखो, यू भी एक सेकंड पर्सन है और योर भी तो उसी से बना हुआ सेकंड पर्सन है। बस अब इनकी जगह देख लो भैया कौन कहां रखा हुआ है। तो यू जो है ये वर्ब हो गई पूरी की पूरी, इस तरफ सब्जेक्ट, मतलब यहां पर तो सब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक। और ये भी यू से ही बना हुआ है, लेकिन ये योर है। और योर क्या होता है, यू की लाइन में जब आप योर लिखते हैं तो ये देखो ये योर है क्या, ये ड्रेस हो गई। ड्रेस एक नाउन है और नाउन की खासियत क्या होती है, ये कौन बताता है, हमेशा एडजेक्टिव बताता है। और अभी इस ड्रेस की खासियत क्या है कि वो आपकी है, तो योर ड्रेस। मेरी होती तो मैं लिखता माई ड्रेस, क्लियर हो गई बात। किसी और की होती तो हिज ड्रेस। तो ये जो योर, माई, हिज होते हैं ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया कि स्पॉइल्ड के बाद ये ड्रेस तो लिखना है ना, ड्रेस लिखना है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव आना है। तो भैया दो जगह खाली है, दो जगह खाली है, एक सब्जेक्ट की और एक एडजेक्टिव की, और दोनों के दोनों सेकंड पर्सन से बनते हैं। और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट हमेशा कॉमा से पहले ढूंढा जाता है, ठीक है, कॉमा से पहले, ये वाले कॉमा से पहले। और क्या लिखा है ऑब्जेक्ट में, हर सन। अब उसका बेटा है, अब उसका बेटा है तो कौन सी वाली लाइन में काम करेगा भैया, ये ही वाली लाइन में काम करेगा। अब ही में, अब आपको मालूम है ना, ही, फिर ऑब्जेक्ट में उसे हिम लिखते हैं, एडजेक्टिव में हिज लिखते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी उसे हिज लिखते हैं। ये चार चेहरे हैं। तो अब मुझे यू को चेंज करना है ऐसा हरसन के हिसाब से कि वो सब्जेक्ट में लिखा जाए। तो हरसन मतलब ही, और ही सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो यहां पर ही आंसर हो जाएगा। फिर योर ही सेकंड पर्सन है, तो अगेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही एडजेक्टिव भी देखना है। तो ये ही की लाइन में एडजेक्टिव चल रहा है, तो एडजेक्टिव कौन सा होता है इसमें, हिज। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे भैया, हिज ड्रेस। क्लियर हुआ दोस्तों, बन गया आपके पास पूरा का पूरा। मदर एड्रेस्ड हर सन एज अ नॉटी बॉय एंड सेड दैट ही हैड स्पॉइल्ड हिज ड्रेस। क्लियर है, आज जाओ इसमें भैया। अगेन दोस्तों सेड टू दिख रहा है, क्या अब आप टोल्ड ढूंढोगे, नहीं, अब आप जान चुके हो। सर फिर से देखिए, यहां पर आपने कॉमा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉमा, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसे यहां लाना होगा। लेकिन मैंने देखा, अरे ये तो फिर से भरा हुआ है यहां पर। अब आपको सेट टू दिख रहा है, ये एक वर्ब है, इस तरफ एक सब्जेक्ट है और इस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो फिर से दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। इसका मतलब ये फिर से किसी ने इसी को ये चीज कही है। तो किसने कही है भैया, लीडर ने। लीडर ने क्या कहा, लीडर ने कहा ऑडियंस से लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ऑडियंस में ही है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मतलब ये दोनों कंबाइंड है, तो फिर से कंबाइंड है, तो फिर से आपने एड्रेस्ड किया है भैया। अब आप ये लाइन समझ गए होंगे। तो भाई कौन किसको एड्रेस कर रहा है, लिख लो, द लीडर एड्रेस्ड किसको, एड्रेस्ड। एड्रेस जब भी लिखते हैं तो फिर एक और वर्ड क्या लगाते हैं, एज, ठीक है। एड्रेस द ऑडियंस, द ऑडियंस, द ऑडियंस एज क्या बुलाया है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे ही आपने इतनी लाइन लिख ली, अब एड्रेस में आपको मालूम है ना टू भी छुप चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे बार बार। अब आपको मालूम है टू, तो टू हट गया, द लीडर्स आपने लिख लिया, द ऑडियंस आपने लिख लिया, लेडीज एंड जेंटलमैन आपने लिख लिया। अब जो बचा हुआ है बस उसको छाप देना है। क्या क्या बचा है, यहां से बचा है, पहले तो एंड लगा दो, फिर ये लिखो सैड बचा है तो अपन सैड लिख देंगे, क्लियर हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बचा था उसको दैट बना लेंगे, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब ये छोटी सी लाइन बची है, इसको लिख लो आप, और कुछ नहीं करना है। अब आपको आर दिख रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चेंज क्यों होगा, क्योंकि आपने साइड लिखा है पास्ट। जब भी कॉमा के इस तरफ पास्ट में होता है तो उस तरफ की वर्ब चेंज होती है, और वो तभी चेंज होती है जब लिखी हुई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट नहीं होती है। और अभी ये यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट नहीं है। ये सब मैंने बातें बहुत डिटेल में की हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तभी ये बात और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया फिर से यू दिख गया, ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं दोस्तों, हमेशा कॉमा से पहले, और लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में द ऑडियंस। अब ऑडियंस तो आ गया भैया थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में मैं ऑडियंस से क्या समझू दोस्तों, ये किस में जाएगा भैया, क्योंकि आपको दिख रहा है ये प्लूरल है, तो ना ही आप इसे ही की लाइन में भेज सकते हैं, ना ही शी की लाइन में भेज सकते हैं, तो कहां भेजोगे इसमें, दे भी तो थर्ड पर्सन में आता है, मतलब इसके लिए दे की लाइन फॉलो होगी। तो फिर दे की लाइन आपको पता है ना, दे, उसके चेहरे भी चार बनते हैं, दे, देम, देयर,
और देयर्स। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से लिख लो। तो भाई हमने देखा कि वर्ब के इस तरफ लिखा हुआ है यू, यानी कि ये सब्जेक्ट है, तो अभी भी हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यू को चेंज करो ऑडियंस के हिसाब से ऐसा कि यू की जगह सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट ही रहे। तो सब्जेक्ट इससे कैसे निकलेगा, तो दे में सब्जेक्ट कौन सा होता है, खुद दे होता है, तो मतलब यू को आप किस में बदल दोगे, तो ऑडियंस के हिसाब से दे में लिख दोगे। भैया ये आर है, नीचे आते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा, वॉज और वर ऑप्शन देता, वॉज तब जब सिंगुलर होता, वर तब जब प्लूरल होता, क्योंकि दे है तो यहां पर क्या लगा दोगे आप, वर। अब यहां पर लिखा हुआ है माय, माय कौन सा पर्सन होता है, माय होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं, कॉमा से इस तरफ। कैसे ढूंढते हैं, ये वर्ब लिखी हुई है, ये देखो सब्जेक्ट ये लिखा है ना पहले, सब्जेक्ट इस तरफ ऑब्जेक्ट इस तरफ, अब सब्जेक्ट में द लीडर लिखा है। अब लीडर है तो भैया लीडर तो बताया थोड़ी ना, जेंडर थोड़ी ना मालूम इसका, लीडर कौन है, हो सकता है कि मेल हो सकता है कि फीमेल हो। तो जब भी हमें नहीं पता होता है दोस्तों, तो हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस देते हैं। किसको देते हैं, जब भी हमें जेंडर क्लियर नहीं हो किसी चीज का, तो हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर को लेते हैं। ये चीज थोड़ी सी गलत लगती है पर इंग्लिश में ऐसे ही लिया जा रहा है, तो ठीक है मैस्कुलिन, अभी क्योंकि यही है तो आपको यही करना है, भावनाओं में मत बह जाना वहां पे, है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के द लीडर को आपको ट्रीट करना है ही की लाइन के हिसाब से, तो ही हिम से चलेगा काम, ठीक है। क्या क्या लाइन होती है इसमें भैया, ही हिम हिज और ये हिज, ठीक है, चार चेहरे आ गए। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लो भाई, आपको माय फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना था, सब्जेक्ट में लीडर मिला, लीडर जेंडर ना पता होने के कारण अपन ने उसे मेल कंसिडर किया, मेल के लिए चार ऑप्शन खुल गए। अब हमें चाहिए क्या, माय क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह से योर एक एडजेक्टिव था, है ना, माय ड्रेस, तो उस ड्रेस की खासियत क्या है कि वो मेरी है। योर ड्रेस, अभी ड्रेस की खासियत क्या है कि वो आपकी है, तो खासियत बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, और वो अभी योर है। और यहां पर अब होप, लेकिन किसकी होप, अभी इस होप की खासियत है कि वो मेरी होप है, मेरी आशा, तो ये एक एडजेक्टिव है, तो हमें अभी भी एक एडजेक्टिव की ही रिक्वायरमेंट है यहां पर, और फिर हम लिख देंगे होप। तो भैया माय को लीडर के हिसाब से एडजेक्टिव चाहिए, लीडर चल रहा है ही के हिसाब से, और ही की लाइन में एडजेक्टिव हिज होता है, तो आप भी यहां पर क्या लिख देंगे, हिज होप। क्या बन गया भैया, द लेडीज, नहीं लेडीज बोल रहा हूं, देखो तो, द लीडर एड्रेस्ड द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वर हिज होप। क्लियर हुआ गाइज, सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अब इसका जो आखिरी का पोर्शन बचा हुआ है वो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए पार्ट 4 में, उसमें ये पूरा खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट पूरे चारों के चारों अपने एग्जाम से पहले जाकर के देख लेना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस मैं भी आपकी करवाऊंगा, इस चैनल पर बिल्कुल होगी प्रैक्टिस, है ना। नए एग्जाम्स या जो भी आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको अगर चाहिए तो मैं सारे उठाऊंगा, एसएससी के, सीडीएस के सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, ठीक है। लेकिन तब तक आप इसको देखो, नोट करो बढ़िया से, और कुछ क्वेश्चंस लगाओ, देखो जरा कुछ बनता नहीं बनता, नहीं बनता तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को टाइप कर दो, देख दो, ठीक है। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब मेरे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसलिए मैंने पूरा ऐसा लेक्चर कर दिया है, आपके पास हर पॉइंट पे आप देखो, उसको लगाओ, हो सकता है आपको कहीं पार्ट 2 में कोई पार्ट 2 से कुछ क्वेश्चन मिल जाए आपको करने के लिए, उसमें कहीं कोई डाउट हो तो पार्ट 2 के नीचे कमेंट कर दिया, तो ऐसे उस वीडियो के नीचे या किसी में भी नीचे आप कमेंट कर दो, उसे मैं इकट्ठा करूंगा और एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जब अच्छे खासे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर एक दो आएंगे तो मैं वैसे ही उन पर रिप्लाई देता रहूंगा। क्लियर है दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपने इतनी देर तक मुझे सुनना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ज्यादा अच्छा लगे ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, सर का भी थोड़ा फायदा कराओ, कुछ ले नहीं रहा हूं तुमसे, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।